गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल की क्लास में क्या क्या बातें हुई थी? सर एलआर सर्किट पढ़ाई थी आपने। अच्छा, एलआर के बारे में बातें हो रही थी। हमें लगता है कंप्लीट नहीं हुआ था ना, कहीं बीच में रुका था। यस सर। सर कॉस पाई को पावर फैक्टर क्यों कहते हैं वो बताना। अच्छा, तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मान लो कि कोई एक इंडक्टर और एक रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है और इसको अगर हमने सोर्स के साथ कनेक्ट करा है तो इंडक्टर में जो करंट है वो लैग करती है, वोल्टेज आपका लीड करता है ना, और रजिस्टर में जो करंट है और जो वोल्टेज है दोनों इन फेज होते हैं ना। ऐसे वी आर को वेक्टर के रूप में आपने रिप्रेजेंट करा, ये आपका VL का रिप्रेजेंटेशन हो गया, दोनों को वेक्टोरली ऐड कर देंगे तो इट विल गिव यू द जीटा। जो VR है वो करंट के साथ इन फेज है, तो इफेक्टिवली आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो वोल्टेज होगा वो लीड करेगा, और ये लीड जो होगी tan phi, ये आप लिख सकते हैं VL अपॉन VR से, या इसी के करेस्पॉन्डिंग आप इम्पीडेंस का भी फेजर बना सकते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन हो गया R, और इसके साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस ये हो गया XL, जो कि ओमेगा इंटू L के इक्वल होता है। दोनों को वेक्टोरली आप ऐड करोगे तो इट विल गिव यू द इम्पीडेंस 1 बाय ओमेगा एल के इक्वल होता है ना सर। 1 बाय ओमेगा एल के इक्वल होता है ना एक्सएल। ये कहाँ पढ़ लिया तूने? कहाँ पढ़ लिया? सर लास्ट क्लास में आपने लिखवाया था। मैंने? सर वो XC होता है। हाँ, तो वो XC होता है, वो XC होता है, ये XL लिखा है हमने। ओके सर। तो Z जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL के स्क्वायर से लिखा जाएगा ना। इस डायग्राम से आपको दिख रहा है, जिसको आप क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं ना। Z को बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। और ये एंगल इधर में ये तुम्हारा फिर से यहाँ भी फाई का है, और tan फाई को लिखने का आपका यहाँ से भी तरीका बनता है, XL बाई R या ओमेगा L बाई R से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फाई के बारे में इंफॉर्मेशन बना सकते हैं कि कितने का करंट जो है वो फेज लैग पोजेस करेगी एज कंपेरिजन टू वोल्टेज। ठीक है भाई, मान लो अगर आप कह रहे हो कि जो वोल्टेज अप्लाइड है वो जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे सोर्स का वोल्टेज है, साइनोसॉइडल वोल्टेज विच हैज बीन अप्लाइड। तो जो करंट होगी उसको लिखने का तरीका होगा I इक्वल्स टू जीटा नॉट बाई जेड साइन
ओमेगा टी माइनस का फाई, है ना। करंट Yes, sir. लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। या करंट को अगर आप आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी कहे हैं तो वोल्टेज को लिखेंगे तो आई नॉट प्लस इंटू जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से लिखेंगे, ठीक है। या तो आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन दो, या फिर अगर करंट दिया है कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, करंट के लिए इंफॉर्मेशन मान लो कि गिवन है, तो जीटा लिखना होगा, तो जीटा लिखा जाएगा आई नॉट इंटू जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना भाई। Yes. करंट लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने का लीड या लैग होगा वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो यू कैन कैलकुलेट द फेज लीड और फेज लैग, डिपेंडिंग ऑन कि आप किसके साथ किसका फेज डिफरेंस कहना चाहते हैं। वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट लैग करेगी, करंट के कंपैरिजन में वोल्टेज लीड करेगा। एलआर सर्किट का ये आपका इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है भाई। Yes, sir. अब आइए, मान लीजिए कि हम लोग पावर कंजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं कि क्या पावर का कंजम्पशन होगा इस एलआर सर्किट में, ठीक है। पावर कंज्यूम्ड, पावर कितना कंज्यूम्ड होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास जानकारी में है कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे लिखा जाता है, जीटा इंटू आई से। दिस विल बी Yes, द sir. इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड, है ना। अब मान लो कि आप ये वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ते हो तो जीटा को आप क्या लिखोगे, जीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आई को लिखना है तो जीटा नॉट बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का फाइव लिखा जाएगा। Yes, sir. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा नॉट का स्क्वायर डिवीजन में जेड साइन ओमेगा टी, और इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से जो है वो ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव ना, लिख सकते हैं ना। Yes, sir. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा नॉट का स्क्वायर डिवीजन में जेड साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। या ये हो जाएगा जीटा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड कॉस फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन फाइव इंटू साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू लिखा जा सकता है। Yes, sir. अब जब हम इसका एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, ये साइन स्क्वायर का फंक्शन है तो इसका एवरेज क्या होगा, पीक का आधा हो जाएगा, 1/2. Yes, sir. और ये जो है साइन टू ओमेगा टी का फंक्शन है तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो का साइन का फंक्शन हो तो उसका एवरेज जीरो हो जाता है। तो अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट एवरेज पावर कंज्यूम्ड, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा कि ये लिखा जाएगा जीटा नॉट का स्क्वायर डिवीजन में जेड का आधा
cos phi, है ना? यस सर। पावर कंज्यूम, तो एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होगा उसको लिखने का हमारे पास तरीका हो गया जीटा आरएमएस, आई आरएमएस, ये जीटा नॉट बाई √2 और जीटा नॉट बाई √2z, ये हो गया जीटा आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस फाई। यस सर। ठीक है ना? ये हमारे पास जो फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला है, किसी भी सर्किट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जरा देखो तो cos फाई वो पर्टिकुलर पैरामीटर हो गया जिस पे डिपेंड करेगा कि एवरेज हमारे उस सर्किट में कितना पावर कंज्यूम्ड होगा, और इसलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। ठीक है, इसको पावर फैक्टर के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हो। जरा इस फेजर डायग्राम को देखिए तो cos फाई यहां से लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इस वाले फेजर डायग्राम से बताओ cos फाई को कितना लिख सकते हैं? R/Z। ठीक है ना? तो cos फाई की वैल्यू क्या हो गई? R/Z। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड को लिखने का एक ये भी फॉर्मूला हो गया। आई आरएमएस को हम जीटा आरएमएस बाई जेड लिख दें, तो जीटा आरएमएस का स्क्वायर आर डिवीजन में जेड स्क्वायर ना। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप याद रखिए, किसी भी सर्किट के लिए आप इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, यस सर। चाहे वो प्योर रेसिस्टिव सर्किट हो, चाहे वो प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो, हर एक के लिए आप एवरेज पावर कंज्यूम्ड को लिखने का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है बात? यस सर। दूसरी चीज, अलग अलग सर्किट में ये जो जेड होगा दैट विल बी डिफरेंट। ये जेड की जो वैल्यू होगी वो हमारी अलग अलग होगी, जिसको हम इंपीडेंस कह रहे हैं। जैसे प्योर रेसिस्टिव सर्किट है तो जो इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिएक्टिव कंपोनेंट तो होगा नहीं कोई, तो ये आर Yes, के sir. बराबर हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मूला था जीटा आरएमएस आई आरएमएस प्योर रेसिस्टिव सर्किट में, वो आपको मिल गया। अगर प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो आपको एवरेज पावर कंज्यूम्ड उसमें 0 मिल जाएगा। यस सर। ठीक है ना? एक इंफॉर्मेशन और भी ध्यान में रखिए, जो आरएमएस करंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाई है, इसको बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। आई आरएमएस cos phi is known as active component of current. This is the component of the current which is responsible for the power consumption in the circuit. ठीक है ना? इसलिए इसको एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। और आई आर एम एस साइन फाई इज नोन एज रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंजम्पशन ऑफ पावर। इट इज नॉट responsible for consumption of
ऑफ पावर। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपको कभी जो है ऐसे करंट और वोल्टेज के बीच का फेजर डायग्राम बना दिया, जीटा आरएमएस इधर की तरफ है, आई आरएमएस तुम्हारा इधर की तरफ है। ठीक है, और ये वाला एंगल आपको फाई का दे दिया, तो इसके आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस करंट के। जो एक जो जीटा के अलोंग का कंपोनेंट है वो आई आरएमएस कॉस फाई होगा। दिस कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर कंजम्पशन। ठीक है ना। और इसका जो परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज जो कंपोनेंट होगा, जो वेक्टर एनालॉजी को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में न तो करंट न तो वोल्टेज कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट ये वेक्टर एनालॉजी आप यूज करते हैं क्योंकि ये साइन और कोसाइन के फंक्शन को कंबाइन करने का एक आसान तरीका है। ठीक है ना। जो आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करिए तो एसएचएम में भी यूज करते रहे हैं आपने, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ी है, वहां भी आपने यूज करा है ना। यस सर। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है आपका यूज किया जाने वाला जो है वो तरीका है। तो आई आर एम एस कॉस फाई हो गया और ये हमारा आई आर एम एस साइन फाई है, विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर कंजम्पशन। तो अगर करंट का कंपोनेंट जो है जो परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज आ रहा है फेजर डायग्राम के करस्पॉन्डिंग, वो पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दैट विल बी ड्यू टू द रिएक्टिव पार्ट ऑफ द रिएक्टिव पार्ट इन द सर्किट, है ना। रिएक्टिव पार्ट में हमारा कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है ना। यस सर। क्लियर है बात। यस सर। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको हमको याद रखना है, यही हम लोग यूज करेंगे अपने डिस्कशन में। बस अलग अलग सर्किट के लिए जेड कैसे लिखना है वो हमको समझना है। अब आइए आरसी सर्किट की भी बात करते हैं। आरसी मतलब जिसमें कि रजिस्टर और कैपेसिटर, है ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो। तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। आर इसका रेजिस्टेंस, सी इसका कैपेसिटेंस, और इसको आपने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया, जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम जो है अब साइन को साइन का फंक्शन लिख करके फिर से कंबाइन नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम तरीका जो हमारे पास है उसको हम लोग यूज करेंगे फेजर डायग्राम को दिखाने के लिए ना। यस सर। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगा कि यहाँ पे जो करंट है और जो वोल्टेज है इसमें ये तो इन फेज होगा। यस सर। और इसमें क्या होगा, करंट हमारी जो होगी वो लीड करेगी, करंट हमारी लीड करेगी, वोल्टेज हमारा लैग करेगा ना। यस सर। ये वीसी हो गया। ठीक है। अगर मान लो कि आपने कहा कि आई जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, लेट, है ना, जो करंट जो फ्लो कर रही है आई को एसो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अगर आपको वी आर को लिखना होगा तो वी आर क्या लिखा जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी ही रहेगा ये। यस सर। और वीसी को लिखना होगा तो ये क्या लिखा जाएगा, वोल्टेज लैग कर गया, आई नॉट इंटू एक्सी साइन ओमेगा टी
माइनस का फाई से लिखा जाएगा। यस सर। हाँ भाई, तो अब फेज डायग्राम को ध्यान में लेकर के इसको दिखा दिया जाए। तो ये तुम्हारा हो गया वीआर का रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपके पास जानकारी में है कि ये तुम्हारा करंट के साथ इन फेज है, और ये तुम्हारा बीसी जो है वो पाई/2 है। ये पाई/2 लिखो। बीसी जो हो गया वो इधर की तरफ हो गया पाई/2 के लैग पे। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा जीटा का रिप्रेजेंटेशन है भाई। क्यों भाई, ठीक है ना? यस सर। यानी कि जीटा को लिखना होगा तो जीटा हमारा क्या होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये वाला Yes, sir. एंगल फाई अगर कह रहे हो तो tan फाई जो होगा वो तुम्हारा वीसी अपॉन वी आर से लिखोगे। ये आपका आर हो गया, ये आपका एक्सी हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा जेड बनेगा, और ये वाला एंगल फाई का। जेड को यहाँ पे कैसे लिखना है, वही आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जेड हो जाएगा ना। Yes, sir. और कॉस फाई को या टेन फाई को लिख लेते हैं। टेन फाई हमारा हो गया, ये पहले से हम निगेटिव एंगल दिखाए हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। XC/R से लिखा जाएगा। वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगी इफेक्टिवली इसमें। क्लियर है क्या? तो मेनली यहाँ Yes, पे sir. हमको ये फेजर डायग्राम दोनों को ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। और इसी फेजर को बनाने के बाद आप सारी इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम में पूछी गई होगी वो आप यूज करते हुए लिख सकते हैं। यहाँ भी एवरेज पावर कंज्यूम सिमिलर वे में निकालेंगे, वही एक्सप्रेशन मिलेगा, जीटा RMS का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। दिस विल बी द पावर कंज्यूम, एवरेज पावर कंज्यूम इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. LCR सर्किट। Sir, हाँ सर जी, पी एवरेज डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा दोनों में? क्यों? सर क्योंकि पी एवरेज तो जीटा नॉट और होल्स। तो जीटा नॉट लिखा है, सॉरी। RMS लिख दिया है ना। जीटा नॉट के टर्म में लिखोगे तो डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे। चलो वो भी लिख ही देते हैं। जनरली आपको जो वोल्टेज है क्या अप्लाई किया गया है वो दिया रहता है, तो वोल्टेज आपको मालूम है कि RMS होता है, इसलिए हम RMS के टर्म में ही लिख दिए हैं। ठीक है, जो डाटा आपको दिया रहता है वो RMS का ही रहता है। तो जीटा नॉट का स्क्वायर R डिवीजन में 2Z स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। जब पीक के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहिएगा तो ये यूज कर लीजिएगा, RMS वाला तो ये आपके पास है ही। ठीक है ना? ओके। ठीक है, अब आइए बात करते हैं LCR सर्किट का।
एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक ये कैपेसिटर, इनको कनेक्ट कर दिया एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से आपने। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होंगे। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगी, है ना। यस सर। अब तीनों को एक साथ कंबाइंड अगर करेंगे तो ये हमने आई का फेज दिखा दिया, मान लीजिए। इसी के साथ इन फेज हमने वी आर दिखा दिया। वी आर के साथ VL जो होगा वो 90 डिग्री का लीड रखेगा और VC जो होगा वो 90 डिग्री का लैग रखेगा ना, क्योंकि VC जो है आई से लैग कर रहा है तो VR से भी लैग करेगा। यस सर। अब ये तीनों को आपको ऐड करना है वोल्टेज इफेक्टिव जानने के लिए, तो हम पहले इसको और इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, ये VL माइनस VC। अब ये चीज ध्यान रखना है कि ये VL माइनस VC भी हो सकता है, VC माइनस VL भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन बड़ा है। तो अभी हम VL को VC से बड़ा मान करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। तो ये रिजल्टेंट हमारा जीटा हो जाएगा ना। बोलो भाई। यस सर। तो जीटा को लिखना होगा तो इस डायग्राम से क्या लिखा जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर ना। यस सर। का स्क्वायर रूट, ये जीटा हो जाएगा यहां से। और अगर ये एंगल आपको कभी लिखना है तो फाई, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी डायग्राम से, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR ना। ये तुम्हारा tan फाई हो गया, यस सर। ठीक है। अब इसी को अगर हमको कन्वर्ट करना है, मान लो इम्पीडेंस वाले फेजर में, तो VL को आप I इंटू XL लिख दो, VC को I इंटू XC लिख दो, और ये हो जाएगा I इंटू R। तो ये हो जाएगा XL माइनस XC बाई R, ठीक है। यस सर। ये आपका R हो गया, ये XL हो गया और ये XC हो गया। तो इधर की तरफ ये XL माइनस XC हो गया और इन दोनों को ऐसे वेक्टर के रूप में जोड़ दिए तो ये आपको क्या मिल गया, Z मिल गया। ये एंगल आपका फाई हो गया। तो Z को लिखने का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर ना। यस सर। अगर इधर में VL को हम VC से बड़ा दिखा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा करंट से। तो अगर आपको मान लो कि वोल्टेज का फंक्शन दिया गया है, जीटा इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज का फंक्शन दिया है ना, तो करंट क्या लिखोगे, जीटा नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ना। करंट लैग कर रही है यहाँ पे, और वो लैग कितने का है वो इधर से या इधर से निकाल लेंगे।
ठीक है। यस सर, यस सर, अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा है या वीसी वीएल से बड़ा है तो यहीं पे ठीक फाई की वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी। निगेटिव का मतलब होगा कि ये करंट लीड करने लगे, है ना। यस सर, तो अगर ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखे हैं तो यहीं से प्लस या माइनस दो भी मिलता है। अगर फॉर्मूले से ज्यादा हम बेहतर समझते हैं कि आप फेजर डायग्राम को ध्यान में रखिए ना, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, फार्मूले भी लिख लेंगे फेजर, अगर आप बनाए हैं प्रॉपरली तो आप फॉर्मूले भी लिख लेंगे जो भी आपको यूज का होगा। ठीक है ना। या यस सर, सीधे सीधे केवल फार्मूला बेस चाहते हैं तो यहीं से ध्यान में रखिए कि वीसी अगर वीएल से बड़ा हो जाएगा तो फाई की वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी। यस सर, फाई का निगेटिव sir. होना मतलब यहाँ पे निगेटिव फाई रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट लीड करने लगेगा। यस सर, यस ठीक है ना। ये तो हो गया अगर वोल्टेज गिवन हो तो करंट लिखने का तरीका। या अभी कभी करंट दिया हो, जैसे मान लो इफ आई दिया है कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी दिया है, ठीक है। तो अब हमको क्या कराना है, वोल्टेज को लीड कराना है। तो वोल्टेज कैसे लिखेंगे, जीटा ये लिखा जाएगा आई नॉट इंटू जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। दिस विल बी द वोल्टेज। ठीक है। तो अगर करंट दिया हो वोल्टेज लिखना है तो आप ये फॉर्मूले को यूज करेंगे, वोल्टेज इज लीडिंग। इन दिस केस जो दिखाया गया फेजर है उसी के लिए हम बनाए हैं, लिखे हैं। ठीक है ना। जी सर। यस सर, और अगर इसका उल्टा होता है यानी कि एक्सी बड़ा हो जाता है एक्सएल से, तो उस केस में वोल्टेज लैगिंग हो जाएगा, करंट लीडिंग हो जाएगी। क्लियर है बात। यस सर, यस सर। यस सर। अब हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे करंट लैग होने का फिजिकली मतलब क्या होता है सर? मतलब ओरिजिनली वहाँ पे क्या होता रहता है जब हम लैग हो रहा है ऐसा बोलते हैं? फेज डायग्राम के करेस्पॉन्डिंग, जैसे ये किसी भी एसी में जो है वो फेज डायग्राम को जो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो फंक्शन कौन सा होगा उसके करेस्पॉन्डिंग वो इंफॉर्मेशन आपको लिखा जा रहा है। ये ठीक है ना, कि वो फंक्शन हमारा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के रूप में आएगा या साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के रूप में आएगा। उसका पावर कंजम्पशन पे कोई असर नहीं आएगा, पावर कंजम्पशन एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। अनलेस अदरवाइज फाई की वैल्यू नहीं बदलती है। फाई की वैल्यू अगर सेम है तो पावर कंजम्पशन विल बी सेम, उस पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है ना। सर मतलब प्रैक्टिकली कुछ नहीं बदलता, मतलब वो वैसे ही रहता है? नहीं, प्रैक्टिकली आपको कुछ भी ऐसी चीज विजुअलाइज नहीं होगी आपको सर्किट में जिससे आप सर्किट को देख करके लीड या लैग नहीं बता सकते, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी सर्किट में जो है वो इंडक्टर कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों लगा दिया है, हाँ, तो वहां पे करंट का फ्लो अगर आप देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा उसमें, फिजिकली आपको विजुअलाइज नहीं होगा जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि वहां पे करंट लीड कर रही है कि लैग कर रही है। ठीक है। जब आप कैलकुलेशन में जाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाएंगे, तभी आपको ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर सर्किट में एक्चुअली करंट का लीड आ रहा है या लैग आ रहा है। यस सर। ठीक है ना। अब एक्चुअली कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लो कि इंडक्टर ने जितना लीड दिया, है ना, उतने ही कैपेसिटर ने जो है वो लैग दे दिया। तो उस केस में जो है करंट जो फ्लो करेगी हमारे सर्किट में वो इन फेज हो जाएगी। यस सर, तो वो पूरी की पूरी जो करंट उस सर्किट में फ्लो कर रही होगी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर कंजम्पशन। पूरे का यस सर, पूरा जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है ना।
यस सर। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये बना था कि जीटा दैट इज इक्वल्स टू जीटा नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो कि ये हमने सोर्स अप्लाई किया, तो करंट के लिए इंफॉर्मेशन आया था एलसीआर सर्किट में, ये जीटा नॉट बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का फाइव से हम लोग लिख रहे थे। हाँ, या लीड या लैग जो भी दिखाना चाहो, करंट को हमने यहाँ पे लैग दिखाया है, वोल्टेज को लीड दिखाया है, जो फिगर हमने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अभी ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, तो जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट ये कितनी है? आई नॉट की वैल्यू जीटा नॉट बाई जेड, जीटा नॉट बाय जेड। ये यस हमारी सर। पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। अब जेड की वैल्यू क्या है? ये आपको मालूम है कि ये लिखा जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस का 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर का रूट। दिस इज जेड। यस सर। तो मान लो कि हम एक एलसीआर सर्किट को यूज कर रहे हैं और उसमें जो हमने सोर्स यूज करा है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम वैरी करा रहे हैं। ठीक है ना, ओमेगा को हम वैरी करा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स को हम वैरी करा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलेगी जिस फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जो एक्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज वेरीड, then we have an omega for which ओमेगा एल माइनस का 1 ओमेगा सी ये जीरो हो जाए। यस सर। और जब ये सिचुएशन अपीयरेंस में आएगा, तो उस केस में जो सर्किट का इंपीडेंस होगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/रूट का एलसी हो जाएगा। इन दिस केस impedance of circuit will be least, होगा ना। यस सर। यस सर। सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो लीस्ट होगा, और किसके बराबर होगा ऐसा होने पे? आर। आर के बराबर हो जाएगा ना। तो इंपीडेंस अगर लीस्ट होगा तो उस केस में हमको जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। यस सर। ठीक है ना। यस सर। Z equals to R and peak value of the current will be the maximum। I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो जीटा नॉट बाई R से लिखा जाएगा। दिस विल बी द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द करंट। या आरएमएस लिखना होगा तो जीटा आरएमएस बाई R से लिख सकेंगे। ठीक है ना। यस सर। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग जो है वो रेजोनेंस का नाम देते हैं।
ठीक है ना, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस ऑफ द सर्किट, एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस हो गया। और मान लो कि आर की वैल्यू जो हमारे सर्किट में है वो बहुत छोटा है, देन पीक वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू शूट टुवर्ड्स द इंफिनिटी। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा तो पीक वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड करेगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो रेजोनेटिंग कंडीशन में ये जो हमारी एलसीआर सर्किट होती है वो यूज करी जाती है एज ए ट्यूनर सर्किट। इफ आर इज very small, then I naught will approach toward infinity. This resonating LCR circuit is used as a tuner circuit. अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई ये जो ट्यूनर सर्किट लिखा है इसका क्या मतलब हुआ ना, ठीक है, Yes, ये sir. ट्यूनर सर्किट का क्या मतलब है। तो जैसे आप अगर ट्रांजिस्टर वगैरह तो बजाते होंगे ना, रेडियो या टीवी ही, चलो Yes, टीवी sir. को ही ले लेते हैं ना, टीवी को ही ले लेते हैं। यस सर। तो टीवी आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है वो रेडियो स्टेशंस हैं या टेलीकास्टिंग स्टेशंस हैं, वहां से जो है वो डिफरेंट टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट। ठीक है, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हैं, बहुत सारे टेलीकास्ट हैं, Yes. है ना। यस सर। और वो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग वो सारे का सारा आपके इसी इन्वायरमेंट में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आपने उसको सेंड करा है ना। यस सर। वो सारा का सारा जो है वो इसी इन्वायरमेंट में है। अब जब कभी आप अपने टीवी का रिमोट दबाते हैं तो आप एक चैनल सेट करते हैं ना उसमें, या पुराने समय का अगर ट्रांजिस्टर देखे होंगे तो एक नॉब होगा, उसको ऐसे ऐसे घुमाते थे। यस सर। यस यस। तो जो चैनल आप सेट करते हैं या जो नॉब घुमाते हैं वो बेसिकली एक एलसीआर सर्किट को आप ट्यून करते हैं। एलसीआर सर्किट का जो कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटेंस को आप बदलते हैं। अब मान लीजिए कि हर पर्टिकुलर जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है या टेलीकास्टिंग स्टेशन है वहां से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड आर ब्रॉडकास्टेड, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही ब्रॉडकास्ट किया गया। तो अब जब आपका पर्टिकुलर जो टीवी के अंदर में ट्यूनर सर्किट जो कि एलसीआर सर्किट है उसको सारे के सारे सिग्नल एक साथ मिल रहे हैं भाई, है ना। यस सर। केबल से मान लो कि टीवी जोड़ दिया, अगर ट्रांजिस्टर है, रेडियो नहीं ध्यान में आ रहा है कि वो कैसे उसको करते हैं, तो टीवी तो सब लोग अभी ध्यान में होगा ना। तो आप क्या करते हैं कि चैनल आपने सेट करा तो केबल के थ्रू जो है वो हर एक टेलीविजन स्टेशन के जो
प्रसारण है वो तो आपके उस पर्टिकुलर केबल के थ्रू आपके डिवाइस को मिला, लेकिन वो Yes, डिवाइस उसमें से किसी एक टेलीविजन स्टेशन का जो कार्यक्रम है जिसको आप देखना चाहते हैं उसी को दिखाता है। yes sir, तो सही सारे दिखाता है। सिग्नल में से एक स्पेसिफिक सिग्नल को सेलेक्ट करना है तो उसका कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए, यस सर। है ना? तो एक तरीका जो आपने यहाँ पे यूज करा है वो ये बना कि आपने अपने उस एलसीआर सर्किट का फ्रीक्वेंसी उस टेलीविजन स्टेशन या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो आने वाला प्रसारण है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करा दिया। यस तो जब वो सिग्नल आपके उस पर्टिकुलर एलसीआर सर्किट में आएगा और उस एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है, तो जो पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगी दैट विल बी शूटिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। यस सर। यस सर। तो वो सारे सिग्नल जो एक साथ आपको उस डिवाइस को फीडेड है उसमें से उस सिग्नल को आपका डिवाइस जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और उस सिग्नल से एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे के प्रोसेस के थ्रू वो पर्टिकुलर टेलीविजन या फिर जो है रेडियो उसको प्रसारित कर देगा, आपको दिखा देगा या सुना देगा। ठीक है ना? यस सारे के सर। सारे सिग्नल वहां पे हैं, लेकिन उसमें से एक सिग्नल को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आप ये सर्किट यूज करते हैं। कौन सा सिग्नल डिटेक्ट करना है? उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करा दिया। ठीक है ना? उसी फ्रीक्वेंसी पे जो है उसको मैच करा दिया तो आपको वो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए पीक मिला और उस पीक को डिटेक्ट करके वो डिवाइस जो है फिर साउंड में या फिर पिक्चर में कन्वर्ट करके आगे का फंक्शनिंग अलग है, केवल डिटेक्ट करने का काम ये ट्यूनर सर्किट करती है। तो बहुत सारे सिग्नल्स हैं आपके पास, उस सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप ये ट्यूनर सर्किट को यूज करते हैं। हाँ, जरूरी है कि उसमें हर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे आप एफएम को ट्यून करते हो तो उसमें ट्यून करते हो 98.5, हाँ? यस सर। हाँ, तो वो पर्टिकुलर जो है वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से वहां से प्रसारण जो है वो आ रहा है उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का, तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आपका डिवाइस जो है वो आवाज में कन्वर्ट करता है, वहां से जो आने वाला सिग्नल है उसी को आवाज में कन्वर्ट करके आपका जो डिवाइस है वो सुनाएगा। ठीक है? जबकि सारे के सारे जो है उसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में है सिग्नल, है ना? ऐसा तो नहीं कि आप अगर जो है रेडियो मिर्ची बजाना चाहते हैं तो केवल रेडियो मिर्ची वाला ही जो है आपके डिवाइस को मिल रहा है। डिवाइस तो ओपन यस सर। एटमॉस्फेयर में है, उसमें रेडियो मिर्ची का भी, एफएम, रेड रेड एफएम का भी, सबका जो है सिग्नल उसमें तैर रहा है इन्वायरमेंट में, उसमें से एक सिग्नल को निकालना है, डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप ये ट्यूनर सर्किट को यूज करते हो। ठीक है? तो यस एलसीआर सर। सर्किट जो है वो ट्यूनर सर्किट की तरीके से यूज किया जाता है। बहुत सारे अगर सिग्नल्स हैं तो उस सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को सेलेक्ट करना है। नेचुरल है कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी पे होगी तो नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या आपको सुनाई देगा, है ना? इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो असाइंड है हर पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग स्टेशन को, और वही चीज आपके मोबाइल में भी है ना? अलग अलग जो है यस पर्टिकुलर बैंडविड्थ दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ से इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में आपको जो है अपने मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं वो आपको भेजने हैं। कभी एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करानी है ना? यस अगर यस सर। ओवरलैपिंग हो जाएगी तो फिर जो है वो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर जो
डाटा है वो भी आपका पर्टिकुलर मोबाइल जो है वो कलेक्ट कर लेगा या कनेक्ट कर लेगा, जो उसे नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है ना? यस। और वो इंटरनेशनल नॉर्म है, ऐसा नहीं है कि जो है वो एक जगह के लिए कि एक है, दूसरी जगह के लिए दूसरा हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो है एक पर्टिकुलर जगह का मोबाइल दूसरी जगह पे काम नहीं करेगी। हम्म। यस सर। तो ये हो गया आपका ट्यूनर सर्किट का इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया बात? ट्यूनर सर्किट का मतलब क्या है? ट्यूनर सर्किट हो गया वो सर्किट जिसको आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ट्यूनर सर्किट की वर्किंग का तरीका क्या है कि आप उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को, यानी कि उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो आप इस तरीके से रखते हैं कि जो सिग्नल आपको डिटेक्ट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। ठीक है? तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पीक ऑफ द करंट मिलेगी, और पीक ऑफ द करंट जिस सिग्नल के लिए मिल रहा है उस सिग्नल को औरों से अलग करके वो पर्टिकुलर डिवाइस फिर से साउंड या फिर जो है पिक्चर में कन्वर्ट करके दिखा देगा। सर वैसे सर्किट में एल और सी भी वेरिएबल होता है। सी को जनरली वैरी कराते हैं, एल को तो वैरी कराना नहीं करते हैं, जनरली कैपेसिटेंस को वैरी कराते हैं। एक ही को वैरी करा के आप ओमेगा अलग अलग कर सकते हैं ना। यस सर। सी को वैरी कराना आसान है, वैसे इंडक्टेंस भी करा सकते हैं, ठीक है ना? बट सी को वैरी कराना आसान, कैपेसिटेंस को। जैसे मान लो कि एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर में एक थोड़ा पोर्शन आयरन का डालोगे तो इसका इंडक्टेंस कुछ होगा, थोड़ा और लेंथ बढ़ा दोगे तो इंडक्टेंस बदल जाएगा, पूरा ऐसे कर दोगे तो अलग हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो कि एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग अमाउंट का इंसर्ट करते जाए तो उसका कैपेसिटेंस बदलता जाता है ना। यस यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक कितना डाल रहे हैं, कितने लेंथ तक उसको इसके अंदर में डाला है, उसको बदल करके इजिली हम कैपेसिटेंस को बदल सकते हैं। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस बदलने के लिए आप बीच में जो है आयरन कोर की लेंथ को बदलते जाइए, इंडक्टेंस बदलेगा। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कितना इंसर्टेड है वहां से उसका कैपेसिटेंस बदलेगा। जनरली कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इसमें? नो सर। है? यस सर। नो सर। ओके। तो एक और बात कर लेते हैं, एलसी ऑसिलेशन। मान लीजिए कि आप प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर को यूज कर रहे हैं, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एलसीआर सर्किट है तो नेचुरल है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन बनेगा कि उसमें कुछ ना कुछ पावर जो होगा वो कंज्यूम होगा। बट अगर प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर को आपस में आप जोड़ देते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने पहले से उस सिस्टम को दिया है, यानी कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, मान लीजिए कुछ चार्ज दे करके आप उस कनेक्शन को बना दे रहे हैं, तो जो एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर डिवाइस की वो कंजर्व रहेगी, वो जो है वो डिसिपेट नहीं होगी। कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको मिलेगा कि जो पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो कैपेसिटर के द्वारा स्टोर होगी, पार्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी वो इंडक्टर के द्वारा स्टोर होगी।
और कुछ स्पेसिफिक टाइम आपको ऐसे मिलेंगे जिस टाइम पे पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर होगी और पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी कुछ स्पेसिफिक टाइम पे इंडक्टर के द्वारा स्टोर करी जाएगी। ठीक है ना? यानी कि एनर्जी sir. जो है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑसिलेट करेगी। ठीक है ना? यस और सर। इसीलिए इसको हम लोग एलसी ऑसिलेशन का नाम देते हैं। तो एलसी ऑसिलेशन की बात करते हैं। मान लीजिए आपने कहा क्या कि ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपने कहा कि सी का है और इसको आपने चार्ज दिया है, इसको प्लस का क्यू और इसको माइनस का क्यू चार्ज दे दिया। और देन आफ्टर आपने एक इंडक्टर लिया, आइडियल है यदि, है ना? इंडक्टर हमारा आइडियल है, यानी कि वायर के रेजिस्टेंस को हम 0 मान के चल रहे हैं। उस इंडक्टर के साथ हमने इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 0 वो टाइम है जब हमारे इस पर्टिकुलर सर्किट में किसी तरीके का कोई करंट का फ्लो नहीं था जब हमने ये कनेक्शन को बनाया। ठीक है भाई? Yes, sir. यस सर। लेट a capacitor of capacitance C is given a charge capital Q and it is connected to an ideal inductor of inductance L at t equals to 0। अब कैपेसिटर के चार्ज दिया है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कैपेसिटर पे। और जब Yes, sir. आपने इंडक्टर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में करंट फ्लो करना चाहेगा भाई। यस सर। अब जब इस इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो हमारे इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे जो चार्ज है क्यू वो घटेगा और इस कैपेसिटर पे जो माइनस का चार्ज क्यू है वो भी घटेगा, है ना? यस सर। मान लो कि आपने कहा कि किसी टाइम टी पे जो चार्ज इस पे आ गया वो क्यू का हो गया, तो इस पे माइनस का क्यू चार्ज हो गया एट टाइम टी, और आगे आने वाला जो माइन्यूट इंटरवल dt है उसमें जो चार्ज में कमी आई वो dq की है। लेट एट एनी टाइम t चार्ज एट द प्लेट ऑफ कैपेसिटर is q and further time dt decrement in charge is dq। तो I करंट जो होगी हमारे सर्किट में वो माइनस का dq dt से लिखी जाएगी ना? यस सर।
और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर से इधर को होगा, आई का डायरेक्शन ये इधर को। यस सर। और नेचुरल है कि ये वोल्टेज बदल रहा है तो ये करंट भी बदलेगी, और करंट बदलेगी तो यहाँ पे इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस का एल डी आई डी टी से। आप इस इंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस ईएमएफ को लिख सकेंगे। ये सी यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, तो इस सी को हम इधर हटा के लिख दे रहे हैं ना, ये सी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए किरचॉफ लूप लॉ को हम टाइम टी के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे घूम जाते हैं। अब निगेटिव से पॉजिटिव को गए भाई, क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा? कितने का, क्यू बाई सी का? इसमें आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का एल डी आई डी टी, ये हमारा ईएमएफ आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए भाई। आई की जगह पे माइनस का डी क्यू डी टी इसमें प्लेस कर दें तो एल डी टू क्यू डी टी टू प्लस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है इसको। यस सर। यस सर। या इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टू क्यू डी टी टू प्लस 1 एल सी इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू 0। यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए तो आपको ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, जिसका Yes, sir. सॉल्यूशन आप लिखना जानते हैं। यस। ये साइन कोसाइन के फंक्शन के रूप में आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उसका सॉल्यूशन आपको मालूम है कि लिखा जा सकता है क्यू दैट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में लिखा जा सकता है, यस सर। वेयर ए इज ए कांस्टेंट, जिसकी क्या वैल्यू होगी वो हम लोग जो है वो जज करने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंड कंडीशन, एंड फाई इज आल्सो ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिर से हम लोग इंड कंडीशन को यूज करके कैलकुलेट करेंगे, एंड ओमेगा 1/√LC के लिए स्टैंड कर रहा है ना। यस सर। यस सर। एसएचएम को याद Yes. करिए, यस है सर। ना? एसएचएम को आप याद करिए, d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 होता है, तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा t प्लस 5 से इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं ना। यस सर। तो उसी को हमने यहाँ पे यूज करा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखा है। अब इसमें ए क्या है फाई क्या है वो हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, जो भी हमको नोन कंडीशंस है उसको हम लोग ध्यान में लेकर के। तो एट टी इक्वल्स टू 0 क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू है, यस सर। और एट टी इक्वल्स टू 0 आई की वैल्यू 0 है ना। यस सर। एट टी इक्वल्स टू 0 आई 0 है, एंड एट टी इक्वल्स टू 0 क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू है। ये दो चीजें हमको मालूम है ना। यस सर। यही दोनों कंडीशन को यूज करके इस ए की वैल्यू और फाई की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग लिखते हैं। तो पहला तो आई को लिखो, आई माइनस का डी क्यू डी टी से आपने डिफाइन करा भाई, डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रख दिया, आई को 0 प्लेस कर दिया,
तो I इक्वल्स टू 0, दैट इज माइनस ऑफ A इंटू ओमेगा कॉस फाई। ये 0 कब हो सकता है? जब फाई की वैल्यू कितनी हो? 90। तो फाई की वैल्यू हमको मिल गई π/2, है ना? अब ये फाई की वैल्यू Yes, यहाँ sir. पे रख देते हैं, तो क्यू को लिखने का इंफॉर्मेशन क्या हो गया? क्यू लिखा जाएगा ए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी से लिखा जाएगा। टी इक्वल्स टू 0 पे क्यू की वैल्यू क्यू भी है, कैपिटल क्यू भी है, वो रख दीजिए। तो टी की जगह पे 0 रखा, कैपिटल क्यू की जगह पे कैपिटल क्यू, तो ए इंटू कॉस 0, तो ए की वैल्यू क्यू हो गई। Yes, sir. यानी कि चार्ज हमारे इस कैपेसिटर के प्लेट पे कैसे वैरी करेगा, उसको लिखने का हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया कि जो चार्ज होगा इट विल बी रिटन एज क्यू इंटू कॉस ओमेगा, यानी कि 1/√LC इंटू टी से लिखा जाएगा। दिस विल बी द चार्ज appearing at any time t on the plate of the capacitor. अब इस इंफॉर्मेशन को हम एसएचएम के साथ कंपेयर करके जो है वो याद रखने का प्रयास करेंगे। कैसे, क्या कंपैरिजन, क्या दोनों के बीच एनालॉजी बनती है, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए का है, तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी के रूप में जब आप उसका पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो t 0 कब होता है? सर एक बार रिपीट कीजिए। जब कोई पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो और x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी से आप उसका इक्वेशन लिख रहे हैं, तो t इक्वल्स टू 0 कब होता है? पार्टिकल की क्या पोजीशन होती है t इक्वल्स टू 0 पे? एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, है ना? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ये यहाँ पे पार्टिकल, तो उसको कॉस ओमेगा टी से जो है आप लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जब कैपेसिटर है, जब मैक्सिमम चार्ज को पोजेज कर रहा है, तो उस समय हमने टी इक्वल्स टू 0 प्लेस करा है, टी इक्वल्स टू 0 माना है। इसका मतलब क्या है कि इधर में जो हमारा Q है, अगर एसएचएम के साथ इसको कंपेयर करके ध्यान में लेते हैं, तो Q जो है वो इक्विवेलेंट है वो x के। Yes, sir. x का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है हाँ और Q का डेरिवेटिव करंट होता है। सर। तो करंट Yes, जो sir. यहाँ पे है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ द Equivalent होगा। पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्विवेलेंट है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर से
और कैपेसिटर के द्वारा जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको लिखते हैं हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी से। यस सर। यस। यानी कि इधर का जो 1/c है वो उधर के इक्विवेलेंट है, या c 1/k के इक्विवेलेंट है। यस इधर का c इक्विवेलेंट है 1/k के। जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप लिखते हैं हाफ mv² से, और इधर इंडक्टर में जो फ्लो करने वाली एनर्जी है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर है उसको आप लिखते हैं हाफ ऑफ Li² से। यस सर। यानी कि इधर का जो L है वो उधर में मास के इक्विवेलेंट है। यस सर। है ना, इधर का जो L है वो उधर के मास के इक्विवेलेंट है। अब ये अगर हम इक्विवेलेंस को अगर ध्यान में ले, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या कि जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने एसएचएम के जो है वो पहले से ध्यान में है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम अपने एलसी ऑसिलेशन में भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमको फॉर्मूला यहाँ के एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भूल गया कि 1/√LC होता है, और आपको याद है कि अगर पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिखते हो भाई, √k/m से लिखते हैं, याद आ रहा है? यस सर। तो इधर में के लिए क्या लिखना है, 1/c, और m के लिए l। प्लेस करो, देखो क्या बनता है, वही फॉर्मूला मिल जाता है ना, 1/√LC। यस सर। जब पार्टिकल हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो उसकी स्पीड अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लिखनी है, ये तो सिंबॉलिक ही बता रहा हूँ केवल, है ना, तो ये कैसे लिखते हो भाई, ओमेगा √ऑफ a² माइनस का x² से लिखते हो ना। यस सर। तो अगर मान लो कि कभी आपको पूछा जाए कि एलसी ऑसिलेशन में सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है जबकि मैक्सिमम चार्ज और चार्ज एट दैट टाइम ऑन द कैपेसिटर दिया गया है, तो आई लिखना है तो ओमेगा 1/√LC लिख दीजिए, √ऑफ Q² माइनस का Q², दैट विल बी द करंट इन द सर्किट एट दैट टाइम। या टाइम सर। के साथ लिखना होगा, अगर आपको चार्ज ना दे करके टाइम के करस्पॉन्डिंग पूछा गया तो इसी को डिफरेंशिएट मार दीजिए, आई का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, आई जो होगा वो Q/√LC, कॉस का हो जाएगा साइन 1/√LC into t। This will be the current at any time t in the circuit। यस सर। ठीक है, तो टाइम के साथ आप ऐसे लिख लो। उधर में क्या थी कि एनर्जी जो है कंजर्व रहती थी हमारे उस पर्टिकुलर पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता था। इधर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी कंजर्व्ड। इनिशियली जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगी। धीरे धीरे जब करंट इस पर्टिकुलर इंडक्टर के थ्रू फ्लो करना शुरू करेगा तो पार्ट ऑफ द एनर्जी इस कैपेसिटर में, पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो इस इंडक्टर में स्टोर्ड होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के कारण। एक इंस्टेंट ऐसा मिलेगा जब हमारे इस इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगी, उस समय कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा।
पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इंडक्टर के द्वारा स्टोर कर ली जाएगी एट दैट टाइम। फिर वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस में अब इधर वाला जो प्लेट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इधर वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। पार्ट ऑफ द एनर्जी इंडक्टर में, पार्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी वो हमारे कैपेसिटर में स्टोर होने लगेगी। धीरे धीरे ये करंट जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लस का क्यू इस पे आ जाएगा, माइनस का क्यू इधर वाली प्लेट पे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? ठीक है, उस समय इंडक्टर में एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि करंट इन दैट इंडक्टर विल बी जीरो। अब जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर का प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला निगेटिव हो जाएगा, पूरी एनर्जी हमारे इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी, करंट इन द इंडक्टर जीरो हो जाएगा एट दैट टाइम। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब करंट इधर से इधर को फ्लो करेगी, धीरे धीरे पार्ट ऑफ द एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पार्ट ऑफ द एनर्जी इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टोर होगी। फिर एक समय आएगा जब इस पे चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो, इसमें करंट आ जाएगी मैक्सिमम, पूरी की पूरी एनर्जी इसके द्वारा स्टोर होगी। अब ये करंट फ्लो करती है तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज होना शुरू होगा। धीरे धीरे इस पे प्लस का क्यू एक समय पे आएगा, इस पे माइनस का क्यू आएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर चार्ज के मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में कभी आपको मिलेगा कि पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर के द्वारा स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। कुछ टाइम ऐसे मिलेंगे जबकि पूरी की पूरी एनर्जी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इंडक्टर के द्वारा स्टोर्ड होगा, और बाकी समय पे पार्ट ऑफ द एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्ट ऑफ द एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड होगी, एंड इट विल बी टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, है ना। अगर किसी टाइम टी के Yes, sir. लिए आप एनर्जी स्टोर कितना है वो लिखना चाहेंगे एट एनी टाइम टी, तो एट एनी टाइम टी जो होगा वो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c कैपेसिटर वाला प्लस हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर ये इंडक्टर वाला, और ये इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर भी, है ना। ये पूरी की पूरी एनर्जी। Yes, sir. और ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर। आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, जहां पे आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू डिवीजन में रूट एल सी, ये मैक्सिमम करंट होगा। क्यू अपॉन रूट एल सी, दिस विल बी द मैक्सिमम करंट। ठीक है ना। ठीक है क्या। Yes, sir. यस सर। तो ये पूरा का पूरा आपका एलसी ऑसिलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड विद द एनालॉजी। दोनों को एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान याद रखना है, ठीक है ना। एनालॉजी के साथ इसको याद में रखना। अब इस पे एक दो प्रॉब्लम्स को हम लोग करते हैं और फिर ट्रांसफार्मर की बात करनी होगी इसमें, है ना। तो 1 मिनट अटेंडेंस नहीं
ईएमआई के प्रॉब्लम आप लोग कर लिए हैं? यस सर। यस सर। यस। तो ईएमआई के प्रॉब्लम अगर कर लिए हैं तो इस चैप्टर के भी करिएगा। हाँ, अभी मैं एक दिन, 2 दिन, 2 दिन और लेंगे, है ना? उसके बाद दोनों के प्रॉब्लम एक ही साथ हम लोग फिनिश करेंगे। रेगुलर क्लास में ही करके इसका समापन कर देंगे। प्रॉब्लम के लिए तो टाइम तो चलो, ये देखो एक प्रॉब्लम करो। A bulb rated 60 watt at 220 volt is connected across a household supply of alternating voltage of 220 volt. Calculate the maximum instantaneous current through the filament. सिंपल सा प्रॉब्लम है, फटाफट करके बताइए। बन गया? बल्ब कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो बल्ब का मतलब आप ये मान के चलेंगे कि ये आइडियल एक रजिस्टर है। पावर जो कंज्यूम्ड होता है वो आपको मालूम है जीटा आरएमएस इंटू आई आरएमएस से लिखा जाता है। यस सर। पावर कंज्यूम्ड जिस वोल्टेज के लिए रेटेड है वही वोल्टेज अप्लाइड है, तो पावर कंजम्पशन भी वही होगा जो गिवन है। यस सर। तो आईआरएमएस के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया कि जो पावर कंज्यूम्ड है डिवीजन में जीटा आरएमएस से लिखा जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 3/11। 220, तो आईआरएमएस के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा 3/11 एम्पियर की। लेकिन ये नहीं पूछा गया है आपको, पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया ना। यस सर। मल्टीप्लाई इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फिलामेंट। तो आई नॉट आपसे पूछा गया है, ध्यान रहे। 3√2/11। IRMS मल्टीप्लाइड बाई √2 हो जाएगा। तो 3√2 डिवाइडेड बाई 11, दिस विल बी द करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है ना?
यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसी पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कल की क्लास होगी उसमें, है ना? यस सर। हाँ। और ट्रांसफार्मर एक डिवाइस और बताना है, उसको करके थोड़ा सा पैरेलल सर्किट को कैसे एनालिसिस में लेनी है वो भी बता देंगे। वैसे पैरेलल सर्किट आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि आपके बुकलेट में 2-4 प्रॉब्लम पैरेलल के भी दिए हुए हैं, तो उसको कैसे एनालाइज करना है उसके लिए बता देंगे। ठीक है ना? आज को यहीं पे करते हैं फिनिश। थैंक यू Okay, सर। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।